नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम ठोस और गैसों की विलेयता के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। देखिए, यदि हम हेनरी के नियम की बात करते हैं, भाई हेनरी का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले यदि हम इसकी परिभाषा देखें, भाई हेनरी के नियम के द्वारा क्या परिभाषा की गई या इसको हम किस रूप में परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। कोई स्थिर ताप है और उस स्थिर ताप पर जो किसी गैस की विलेयता है उस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, उसके बाद में हम इसको देखते हैं कि भाई किस रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस पर लगाए गए विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, जिसको हम व्यक्त करते हैं M समानुपाती P। क्या लिखते हैं, M समानुपाती P। यहाँ पे M है वह तो विलेयता है, P क्या है यहाँ पे, दाब। यदि M समानुपाती P को हम व्यक्त करें कि M बराबर Kp लिखते हैं। क्या लिखते हैं, M बराबर Kp। तो यहाँ पे K है वह हेनरी स्थिरांक होता है, हेनरी नियतांक बोल सकते हैं। तो इसी यदि आपको K ज्ञात करना तो क्या लिखोगे, M/P। क्या लिखोगे, M/P। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ M बराबर क्या है, विलेयता, P बराबर क्या है, दाब, और K बराबर क्या है, हेनरी नियतांक। क्या है, हेनरी नियतांक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यह हेनरी नियतांक के रूप में लिखा जाता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता लगाए गए दाब के कैसी होती है, समानुपाती होती है, उसे हम हेनरी के नियम की व्याख्या करते हैं। देखो, यदि हम एक एग्जाम्पल के बारे में सोचें तो हम ऐसा कह सकते हैं, आपने सोडा वाटर पिया होगा। देखो, सोडा वाटर पीने के लिए जब हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि सोडा वाटर किस प्रकार से बनाया जाता है, सोडा वाटर का प्रोसेस क्या, उसको हम एक बार देखते हैं ध्यान से। कि सोडा वाटर में क्या होता है, H2O + CO2 होता है, CO2 गैस भरी जाती है। अब ये CO2 गैस क्या होता है कि सामान्य जल होता है, सामान्य जल में कुछ प्रेशर के द्वारा क्या भरी जाती है, CO2 गैस भरी जाती है। तो हम सामान्यतः यही कहते हैं कि आपको देखो, सबसे पहले क्या होता है सोडा वाटर में, कि जैसे आपने ये एक कांच की बोतल है, ऐसी होती है सोडा वाटर की बोतल। इस कांच की बोतल में आपके भरा गया है जल, सामान्यतः जल भरा जाता है। इस जल के अंदर यहाँ पे होती है कंचा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये कंचा भरी जाती है, ये बोतल आप सामान्यतः देखते हो, सामान्य जल होता है, मीठा जल कह सकते हैं। अब क्या होता है कि उसके पास में एक मशीन होती है, वह मशीन इस प्रकार के उसमें बॉक्स होते हैं कि ऐसे उसमें बॉक्स पाए जाते हैं, ऐसे उसमें बॉक्स पाए जाते हैं, और उन बॉक्स के ऊपर एक ये ऐसे रो टाइप कुछ छड़ें लगी रहती है, ऐसे ये छड़ें लगी, मान लो ऐसे लगी हुई, ठीक है। अब छड़ें लगी हुई, यहाँ पे भी सारी क्या है, अलग अलग टाइप की बोतलें लगाई हुई है इस प्रकार से, ठीक है। ये सारी बोतलें हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे सोडा वाटर के लिए हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक तो
सामान्यतः आप देखते होंगे कि इसको एक सिलेंडर से जोड़ा जाता है, यहाँ पे एक सिलेंडर रखा होता है, इस प्रकार से गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें यहाँ पे होता है एक हत्था, जिसकी सहायता उसको क्या करते हैं, तेज गति से घुमाते हैं। अब घुमाने के कारण क्या है कि जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगता है, इसके अंदर क्या आ जाती है, CO2 आ जाती है। क्या जाती है, CO2। और CO2 आने के कारण ये कंचा है किस तरफ चल जाती है, ऊपर की तरफ चल जाती है। और ऊपर की तरफ चल जाने के कारण जो जल है, जल के अंदर क्या मिल जाती है, CO2 मिल जाती है। जब ये क्या करता है, इस बोतल को बाहर निकालता है, बाहर निकालने के बाद में ये आपके कांच की गिलास होती है। इस कांच की गिलास में क्या करता है, जब इससे जो ये कंचा है इसको ऊपर से क्या करता है, रबर से क्या डालता है, प्रेशर डालता है, तो कुछ हवा बाहर निकलती है और उसको तुरंत किसमें उड़ेल देता है, इस गिलास के ऊपर अंदर उड़ेल देता है। अब गिलास में उड़ेलने के कारण इसमें क्या बनते हैं, जाग बनते हैं। क्या बनते हैं, जाग बनते हैं। और जाग बनते हुए किसके जाग होते हैं, CO2 गैस के जाग होते हैं। यदि आप उसको कुछ समय के लिए रख दो, 10-15 मिनट के लिए रख दिया जाता है, तो वह CO2 गैस पूर्ण रूप से वायुमंडल में क्या होती है, मुक्त हो जाती है और सामान्य जल बच जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सोडा वाटर होता है, उस सोडा वाटर में किसका मिक्स किया जाता है, CO2 गैस का मिश्रण किया जाता है। अब CO2 गैस के मिश्रण की बात करें कि जो आपके पास में क्या था, जल था, उसमें आपने क्या डाला, प्रेशर डाला। प्रेशर डालने के कारण क्या हुआ, उसके अंदर समाहित हो गया। यदि आप उसको हटा देते तो पूर्ण रूप से क्या होती है, मुक्त हो जाती है। तो हम यही कहेंगे कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। और उसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। उसे हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, भाई हेनरी के नियम की परिभाषा के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, या इसको हम दूसरे शब्दों में यदि हेनरी के अकॉर्डिंग, वैज्ञानिक अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो हम ये लिखेंगे कि हेनरी के अनुसार, हेनरी के अनुसार, देखो हेनरी के अनुसार क्या होता है कि गैस के मिश्रण में, गैस के मिश्रण में, अब ये गैस है और उस गैस का जो मिश्रण है, उस गैस के मिश्रण में गैस का आंशिक दाब, गैस के मिश्रण में गैस का आंशिक दाब, उस गैस के आंशिक दाब क्या होता है, P होता है। उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। गैस के मिश्रण में गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल अंश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। ये किसके अनुसार है, हेनरी के अनुसार। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे क्या आपके पास में कोई X गैस है, यहाँ पे समानुपाती क्या है, P दाब है, वह समानुपाती आंशिक दाब है। अब वे क्या होगा, X गैस बराबर K.P, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक या हेनरी नियतांक हो जाएगा। तो ये होता है आपके हेनरी का नियम। अब देखिए इसके बाद में यदि हम बात करें भाई हेनरी के नियम के आगे, तो बोर्ड एग्जाम में अधिकतर हेनरी के नियम से क्वेश्चन आता है। या तो हेनरी नियम की परिभाषा पूछी जाती है, या हेनरी नियम की सीमाएं पूछी जाती है। हेनरी नियम की सीमाएं इंपॉर्टेंट है, या तो उसकी परिभाषा या उससे सीमाओं संबंधित हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए आप हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं। अब सीमाओं में फर्स्ट सीमा ये होती है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 2,
ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। और नंबर 4 बात करते हम कहेंगे गैस का आयतन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये मुख्यतः इसकी 4 सीमाएं हैं कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप विशेष तौर से हेनरी नियम की सीमाओं की बात करें, अधिक दाब नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलयन कैसा होना चाहिए, सांद्र नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, और गैस का आयतन नहीं होना चाहिए। अब गैस का आयतन नहीं होने का मतलब है गैस का आयनन नहीं होना चाहिए। आयतन नहीं है, यहाँ पे क्या है, आयन। जो गैस है वह आयनित नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, गैस का आयनन नहीं होना चाहिए। तो ये होता है आपके हेनरी नियम। हेनरी नियम की मुख्य बातें कि किस रूप में हम हेनरी नियम को जान सकते हैं। तो हेनरी नियम की परिभाषा और हेनरी नियम की 4 सीमाएं आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, विलयन तनु होना चाहिए, और गैस का आयनन नहीं होना चाहिए। तो ये 4 बातें आपको अच्छी तरह से इसमें याद रखनी हैं। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे हेनरी नियम के बाद में जो अगला टॉपिक लेंगे वह है आपका अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है कि विलयन, कोई भी आपके पास में विलयन है, उस विलयन के ऐसे गुण, उस विलयन के ऐसे गुण जिनका आयतन, जिनका जो मान है, जिनका जो आयतन है वह विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी जो आपने विलय की मात्रा ली है उसके ऊपर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। उसे हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। हम ये कह सकते हैं विलयन के ऐसे गुण जो उस विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उस विलय की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हमें उनकी मात्रा के रूप में देखना है, मात्रा कितनी है उसके आधार पर निर्भर करेंगे, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। तो इसमें लिखेंगे विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के ऐसे गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलयन के ऐसे गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसकी प्रकृति पर नहीं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। कि विलयन के ऐसे गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलय की मात्रा क्या है उस पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब इस अणुसंख्यक गुणधर्म
के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। इसके निम्न भाग होते हैं, उन निम्न भागों में इसको बांटा गया है। तो हम ये कह सकते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रासरण दाब। नंबर 2 क्वथनांक का यूनियन के प्रासरण दाब हो गया। नंबर 2 है क्वथनांक का यूनियन। नंबर 3 है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। और नंबर 4 है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये इसके 4 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें याद रखना है कि पहला है प्रासरण दाब, दूसरा है क्वथनांक का यूनियन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये 4 बिंदु में देखना है अणुसंख्यक गुणधर्म के तहत। तो सबसे पहले इसमें हम पहले बिंदु की बात करेंगे कि प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, देखिए प्रासरण दाब क्या होता है। प्रासरण दाब के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण के निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक कण उच्च सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। यानी अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है, एसपीएम होती हैं, उससे यदि स्थानांतरित हो जाते हैं, उससे होकर गुजर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब। कि आपके पास में ऐसा कोई विलयन या वह प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले जो विलयन के कण हैं कि निम्न सांद्रता से विलायक के कण, निम्न सांद्रता का जो विलयन है उससे विलायक के कण उच्च सांद्रता के विलयन की ओर क्या हो जाते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उससे बोलते हैं प्रासरण दाब। क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखनी है, ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता, ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन। अब आपने यहां पे लिया ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से किसके कण लेने हैं? निम्न सांद्रता वाले विलयन से किसके कण लेने हैं? विलायक के कण। ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण, किसके कण? विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं
उससे हम क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं, उससे हमें प्रासरण कहते हैं। ऐसे लिखना, उससे प्रासरण कहते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं, उसे हम प्रासरण कहते हैं। अब प्रासरण के बाद हम बात करते हैं प्रासरण दाब की। किसकी बात करते हैं, प्रासरण दाब की। प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण दाब, ये प्रासरण दाब पढ़ना था, लेकिन पहले हमने किसकी परिभाषा लिखी है, यहाँ पे प्रासरण की लिखी है। तो प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण दाब के हम बारे में हमें ऐसा लिखना है, इसमें लिखा है ऐसा प्रक्रम जिसमें निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। अब बात करते हैं प्रासरण दाब की। वह दाब जो प्रासरण, वह बाह्य दाब जो प्रासरण की क्रिया। अब क्रिया किसकी हो रही है, यहाँ पे प्रासरण की क्रिया हो रही है। तो प्रासरण की क्रिया, प्रासरण की क्रिया में विलायक के कणों को, प्रासरण की क्रिया में विलायक के कणों के प्रवाह को रोकता है, विलायक के कणों के प्रवाह को रोकता है, उसे प्रासरण दाब कहते हैं, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपके पास में कोई पात्र है, जैसे आपने ये कोई पात्र लिया और उस पात्र में आपको क्या डालना है, बाह्य दाब डालना है। अब बाह्य दाब डालने से जो विलायक के कण कहाँ पे हो रहे हैं, प्रवाह हो रहा है। प्रवाह कौन से हो रहे हैं, निम्न सांद्रता से किस में जा रहे हैं, उच्च सांद्रता में जा रहे हैं। बीच में क्या लगाई गई है, झिल्ली लगाई गई है। अब यदि ये निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाएंगे तो ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली में जाने से जो रोका जाएगा, उसके लिए जो दाब लगाया जाएगा उस दाब को क्या कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। कौन सा दाब कहेंगे, प्रासरण दाब कहेंगे। तो ये होता है आपके पास में प्रासरण दाब। और प्रासरण दाब को हम दर्शाते हैं पाई से। प्रासरण दाब का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पाई होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे, इसके बाद में इसके जो भी आगे टाइप है उसके बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।